हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सी प्लस प्लस के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दैट इज फंक्शन ओवरराइडिंग। आपको याद होगा फंक्शन ओवरलोडिंग टर्म हमने सुनी थी। सेम नेम डिफरेंट सिग्नेचर। एक नाम के एक से ज़्यादा फंक्शन हो सकते थे, लेकिन उनके पैरामीटर्स या उनकी सिग्नेचर डिफरेंट होती है। ये हम सब ने पढ़ा है, सुना है, और उसे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं फॉर पार्शियल लेवल पॉलीमार्फिज्म, या जिसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमार्फिज्म। अब जब रन टाइम पॉलीमार्फिज्म की बात आती है या एक्चुअल पॉलीमार्फिज्म की बात आती है, तो एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ होता है यहाँ पर, दैट इज़ फंक्शन ओवरराइडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, खासकर जब हम ओप्स की प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। हम किसी भी लैंग्वेज में हो, जावा में हो, पाइथन में हो, सी शार्प में हो, या सी प्लस प्लस में हम बात कर रहे हैं अभी जो, तो ये बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है जो कि नॉर्मली मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, और हमें इसके इम्प्लीमेंटेशन लेवल को भी समझना है यहाँ पर। तो बड़ी आसानी से आप देखोगे कि हम इतने कॉन्फिडेंस से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपको कहीं भी ओवरराइडिंग या उससे रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हालांकि जब मैं पॉलीमार्फिज्म इम्प्लीमेंट करने की बात करता हूँ, तो पॉलीमार्फिज्म इम्प्लीमेंट करने का पहला पहला जो कदम होता है, पहली जो इम्पोर्टेंट स्टेप होती है, दैट इज़ फंक्शन ओवरराइडिंग। मतलब अभी जब हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब है कि नियर फ्यूचर में आने वाले कुछ लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलीमार्फिज्म या रन टाइम पॉलीमार्फिज्म क्या होता है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो उस रास्ते की तरफ हम बढ़ चुके हैं अब। तो शुरुआत सबसे पहले होती है फंक्शन ओवरराइडिंग। तो दोस्तों, क्या टर्म होगी? अब फंक्शन ओवरराइडिंग का मतलब होता है किसी बेस क्लास के फंक्शन को, मतलब किसी बेस क्लास में अगर कोई फंक्शन है, तो उसी फंक्शन को डिराइव्ड क्लास की बॉडी में रीडिफाइन करना, गिविंग न्यू डेफिनेशन टू द बेस क्लास फंक्शन इन इट्स डिराइव्ड क्लास बॉडी इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। तो फंक्शन ओवरराइडिंग समझ में आ रही क्या है? गिविंग डेफिनेशन टू द बेस क्लास फंक्शन इन द डिराइव्ड क्लास बॉडी। बेस क्लास के किसी फंक्शन को डिराइव्ड क्लास की बॉडी में नई डेफिनेशन देना, नया इम्प्लीमेंटेशन देना, दैट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। मतलब उसके बिहेवियर को ओवरराइड करना, चेंज करना। क्लियर? तो मीनिंग क्या हो गया इसका? सिग्नेचर भी सेम, नेम भी सेम। जब फंक्शन का नाम भी सेम होगा, उसकी सिग्नेचर भी सेम होगी, तो ऐसे एक क्लास में दो फंक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसका नाम और सिग्नेचर एक जैसी हो। हाँ, ओवरलोड कर सकते हैं अपन, क्योंकि उनमें सिग्नेचर डिफरेंट होती है, लेकिन ओवरराइडिंग की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी कि कम से कम इनहेरिटेंस होना जरूरी है। अगर आपके पास इनहेरिटेंस होगा तो ही मैं फंक्शन ओवरराइडिंग इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा। ओवरलोडिंग में नॉर्मल में भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, लेकिन ओवरराइडिंग के लिए कम से कम इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर होना जरूरी है। अब जब इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर होगा तो कॉन्सेप्ट क्या बोला मैंने? बेस क्लास के किसी फंक्शन को डिराइव्ड क्लास की बॉडी में रीडिफाइन करना, उसको नई डेफिनेशन देना, उसको नया इम्प्लीमेंटेशन देना, इस कंसेप्ट को हमने बोल दिया फंक्शन ओवरराइडिंग। देखते देखिए बहुत आसान तरीके से, मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अभी नहीं ले रहा हूँ, आगे कुछ एग्जाम्पल में लेंगे हम इनहेरिटेंस के साथ ही। अभी सपोज मैंने क्लास बना ली test1। दोस्तों, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 लेक्चर, क्योंकि इतना ज़्यादा पूछा जाता है हर कंपनीज के अंदर इस टॉपिक को, कहीं ना कहीं कैंपस में, आपके इंटरव्यूज़ में, सब्जेक्ट के उप्स में ये बेसिक कॉन्सेप्ट हर जगह आएंगे। थोड़ा सा देखना है कि सी प्लस प्लस इनको कैसे इम्प्लीमेंट करती है, और जावा में थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाती है, जाके थोड़ा इजी अप्रोच से इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। पर यहाँ भी कोई बहुत कठिन कुछ भी नहीं है। जब आप एक एक पॉइंट सुन लोगे, समझ लोगे, तो आपके लिए खिलौना लगेगा। खेलेंगे हम इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ में। तो हमने ले लिया test1, एक फर्स्ट क्लास है मेरे पास, और मैंने चूंकि इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर लेना है मुझे अब, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया x, सिंगल वेरिएबल है मेरे पास। ये सिर्फ एक मतलब डमी मैंने वेरिएबल ले लिया है। आपकी इच्छा हो तो आप मतलब पर्सन क्लास ले लो, एम्प्लॉय क्लास ले लो, स्टूडेंट क्लास ले लो,
अलग अलग मैं इसको डिराइव करके ले सकता हूँ, पर अभी बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट को लेके कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लाना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना जरूरी है अभी हमको। एक कंस्ट्रक्टर बना दिया मैंने यहाँ पर, प्रिंट का ऑर्डर अब क्लियर है, लिखना जरूरी नहीं। सी आउट इनहेरिटेंस में बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, फिर डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो टेस्ट 1 और एक छोटा सा फंक्शन हमने लिख दिया यहाँ पे, वॉइड डिस्प्ले, और क्या कर दिया हमने, सी आउट x इज इक्वल टू एक्स, और x को प्रिंट कर दिया, एंड ऑफ द क्लास। कोई बहुत कॉम्प्लेक्स काम करा क्या यहाँ तक अभी हमने? सिंपल है, एक सिंगल वेरिएबल है, कंस्ट्रक्टर कॉल किया टेस्ट 1 का, और एक डिस्प्ले मेथड है सो दैट कि वो x को प्रिंट कर दे बस। अब मैंने क्लास को डिराइव करा, इनहेरिट करा, और यहाँ पे मैंने टेस्ट 1 को डिराइव कर लिया। क्या हो जाएगा ऐसा करने से? देखो आप, यहाँ एक मैंने डेटा ले लिया अभी प्राइवेट, एक नया वेरिएबल मैंने ले लिया y। अब इनहेरिटेंस के कारण क्या होगा, ये डिराइव होगा, इनहेरिट होगा, तो यहाँ x किसके थ्रू मिल जाएगा, इनहेरिटेंस के थ्रू। और हम पढ़ते हैं ना कि बेस क्लास का डेटा और फंक्शन दोनों डिराइव्ड क्लास में एक्वायर होगा, पूरा इनहेरिट होगा। ये पब्लिक वाले रास्ते से आएंगे दोनों, डेटा जिस रूप में वैसे ही आ जाएगा, फंक्शन जिस रूप में वैसे ही आ जाएगा। तो x इज नाउ प्रोटेक्टेड इन द टेस्ट 2 क्लास। अच्छा, कुछ भी अभी तक तो नया कुछ भी नहीं देखा दोस्तों अपन यहाँ पर, चूंकि अब x भी वेरिएबल है यहाँ पर, तो डिराइव्ड क्लास में 2 पैरामीटर होगा, x और y। अरे कुछ एट्रीब्यूट, कुछ प्रॉपर्टीज बेस की और कुछ प्रॉपर्टी डिराइव्ड क्लास की, तो डिराइव्ड क्लास बेस को भी इनहेरिट कर रहा है, और प्लस जो एडिशनल न्यू एट्रीब्यूट डिराइव्ड के हैं वो आ गए यहाँ पर। तो इसमें से क्या होगा कि वो पहले किसको कॉल करेगा, टेस्ट 1 को, विद द गिवन वैल्यू x1, और y1 की वैल्यू कहाँ असाइन कर दी, y। क्लियर केस, समझ में आ गया क्या हो रहा है? अब ये जो डिस्प्ले है, इसका नेम, सिग्नेचर सब कुछ सेम है। सेम फंक्शन को मैं ओवरराइड करूंगा कहाँ पर, डिराइव्ड क्लास में। दोस्तों ओवरराइडिंग मतलब बेस क्लास के किसी फंक्शन को डिराइव्ड क्लास की बॉडी में नया इंप्लीमेंटेशन देना। अब नाउ देयर इज नो डिफरेंस इन द सिग्नेचर, ना पैरामीटर लिस्ट में चेंज होगा, सब कुछ सेम, बस इंप्लीमेंटेशन नया, न्यू डेफिनेशन। तो मैंने इसी डिस्प्ले को उठाया, एंड दिस इज नाउ ओवरराइडिंग। लेकिन इंप्लीमेंटेशन अलग क्यों हो गया? अब इंप्लीमेंटेशन आ गया यहाँ पर कि x तो है ही, एंड ऑफ द क्लास। तो ये बेस क्लास का फंक्शन है और ये ओवरराइडेड फंक्शन है। क्या बोलेंगे इसको अपन, ओवरराइडेड फंक्शन। क्यों ओवरराइडेड है ये? बिकॉज नाउ वी आर ओवरराइडिंग द बेस क्लास फंक्शन इन द डिराइव्ड क्लास बॉडी। समझ में आ रही बात? क्लियर है दोस्तों यहाँ पर? अब क्या होगा, जब भी इसको एक्सेस करने की बात आएगी, मेन प्रोग्राम की बात आएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं यहीं, चूंकि सब कुछ यहीं बना हुआ है, तो मेन थोड़ा सा लिख रहा हूँ। ठीक है, इतनी जगह। क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर,
थोड़ा समझना कॉन्सेप्ट को क्या बोल रहा हूँ मैं। अब जैसे ही मैं टेस्ट 2 का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा क्या होगा, डिराइव्ड क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा टेस्ट 2 T2 और वैल्यू दे दी 2,7, तो T2 पे कंट्रोल गया, यहाँ से इसने टेस्ट 1 को कॉल कर लिया, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया T2। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे फोकस करना भैया, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक्स और वाई दो डेटा मेंबर है डिराइव्ड के ऑब्जेक्ट में, और ये कंस्ट्रक्टर की सीक्वेंस हमने इनको सेट कर दिया 2 7। अब जब मैं कॉल करूंगा T2 डॉट डिस्प्ले, तो ये थोड़ा सा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब जब डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट किसी ओवरराइडेड फंक्शन को कॉल करता है, मतलब ये डिस्प्ले को कॉल करेगा, तो ये एक 100% फैक्ट है कि डिराइव्ड क्लास का फंक्शन हमेशा ओवरराइडेड फंक्शन को ही कॉल करेगा। मतलब जो अटैचमेंट है, जो लिंकिंग है, जो बाइंडिंग है, वो बाय डिफॉल्ट किसकी होगी, डिराइव्ड की। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा, दिस x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 7 आ गया आउटपुट ये। लेकिन अभी इससे मैं इसको कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब T2 से बेस क्लास के डिस्प्ले को कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे हैं कि या तो मैं टेस्ट 1 का ऑब्जेक्ट बना लूँ 22, तो वो T1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया x22 कुछ एड्रेस है इसका, और एक तरीका तो ये कि मैं लिख दूं T1 डॉट डिस्प्ले। तो ये जो T1 ऑब्जेक्ट है ये अपनी डिस्प्ले कॉल कर लेगा, क्योंकि इसको T2 से मतलब नहीं है। हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंस किस बात का है, जब ओवरराइडिंग की कोई सिचुएशन आती है तो ये रास्ता भविष्य में, फ्यूचर में पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ जाता है कि एक वेरिएबल दोनों डिस्प्ले कॉल कर ले। तो एक वेरिएबल दोनों डिस्प्ले अभी सीधे सीधे कॉल नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि या तो T2 अपनी खुद की ओवरराइडेड मेथड कॉल कर रहा है, या T1 अपनी फर्स्ट की मेथड कॉल कर रहा है। क्लियर। अगर आप चाहते हो कि T1 या T2 जो है वो पहली वाली डिस्प्ले भी कॉल कर ले, तो इसका एक तरीका तो ये है जो मैं सामने लिख रहा हूँ कि T2 क्लियर डॉट टेस्ट 1 कॉलन कॉलन डिस्प्ले। इस बात को समझना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ओवरराइडिंग के अंदर। अगर हम ओवरराइडिंग के मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल फंक्शन, डायनामिक बाइंडिंग, और हम समझेंगे कि सिर्फ बाइंड करना सब कुछ नहीं होगा। एक तो होता है डेटा का अटैचमेंट, साथ में फंक्शन का अटैचमेंट, कि फंक्शन भी डायनामिकली सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो मैं डेटा को तो बाइंड कर दूंगा, फंक्शन बाइंड होगा कि नहीं होगा ये भी एक क्वेश्चन रहेगा आगे। तो यहाँ अभी समझने वाली बात क्या होगी, देखो आप, जब मैं T2 डॉट टेस्ट 1 कॉलन कॉलन डिस्प्ले कॉल करूंगा तो क्या हो रहा है कि अब इसने टेस्ट 1 की डिस्प्ले कॉल करी ये वाली, और डेटा किसका उठा लिया, T2 का। मतलब इट विल प्रिंट x इक्वल टू 2 नॉट 22, क्योंकि मेरा इस T1 से भी कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब डेटा में सेकेंड ऑब्जेक्ट का बाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, डेटा मेरा इसी का है, T2 का है, बस मैं फंक्शन को अलग अलग सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो ओवरराइडिंग में एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जब जब फंक्शन ओवरराइडिंग इंप्लीमेंट होगी तो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डिराइव्ड क्लास के ही फंक्शन को कॉल करता है। अगर मैं चाहता हूँ कि वो बेस क्लास के किसी फंक्शन से इंटरेक्ट करे तो डेटा तो उसी का होगा, किसका, T2 का। तो डेटा T2 का मतलब 2, और फंक्शन किसका सिलेक्ट करा आप, टेस्ट 1 कॉलन कॉलन डिस्प्ले। तो ये कॉलन कॉलन आपको पता है स्कोप रिजोल्यूशन। तो T2 ओवरराइडेड मेथड को रिजॉल्व करेगा with this scope resolution operator, and now it will call the display of the base class function. clear। तो ये इसकी डिस्प्ले कॉल कर लेगा यहाँ पर। अच्छा, डेटा भी बेस का चाहिए, फंक्शन बेस का चाहिए, तो ये तरीका सिंपल कि आप तो ऑब्जेक्ट ही उसका बना लो T1 का,
जब आप T1 का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो T1 डॉट डिस्प्ले विल डायरेक्टली कॉल द बेस क्लास डिस्प्ले फंक्शन विद द गिवन डेटा, जो डेटा 22 है उसके अकॉर्डिंग कॉल हो जाएगा ये। लेकिन मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, एक वेरिएबल से दोनों फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करना है। मतलब हम लोग आगे जाके पॉलीमॉर्फिज्म कब इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, जब एक वेरिएबल में ये पावर हो विदाउट एनी स्कोप रिजोल्यूशन। अभी तो यहाँ क्या हो रहा है कि मजबूरी है कि आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर अप्लाई करना है। जब स्कोप रिजोल्यूशन के थ्रू काम करेंगे तो आप देखोगे कि T2 ऑब्जेक्ट के साथ भी मैं दोनों फंक्शन कॉल कर पा रहा हूँ, और अगर मुझे प्योर T1 के साथ जाना है तो आप सेपरेटली T1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। तो अभी ये एक बेसिक अप्रोच है, दोनों तरीके के हिसाब से मैं लिख दिया और रिटर्न करके मैंने मेन को क्लोज कर दिया। तो दोस्तों ये एक बेसिक मॉडल है, समझना है। अभी हमारा कंसंट्रेशन फोकस किस बात पर है, सिर्फ फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, स्टैटिक बाइंडिंग है वो, और ओवरलोडिंग एक रास्ता बनाता है फ्यूचर के लिए, पॉलीमॉर्फिज्म के लिए, डायनामिक बाइंडिंग के लिए। तो जब हम लास्ट में जाके बात करेंगे ना इनॉल कि पॉलीमॉर्फिज्म की रिक्वायरमेंट क्या है, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट शुड बी ओवरराइडिंग, मीन्स योर फंक्शन मस्ट बी ओवरराइडेड इन द डिराइव्ड क्लास डेफिनेशन। तो अभी हम इतना समझ लें, इतना क्लियर कर लें कि फंक्शन ओवरराइडिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओवरराइडिंग मीन्स व्हाट, रीडिफाइनिंग अ बेस क्लास फंक्शन इन द डिराइव्ड क्लास बॉडी। तो ये फंक्शन बेस का है, ये बेस क्लास फंक्शन है, क्लियर, डिस्प्ले, और ये डिराइव्ड का डिस्प्ले। तो बेस का डिस्प्ले को विथ सेम सिग्नेचर मैंने कहाँ जाके ओवरराइड कर दिया, डिराइव्ड में। दिस इज व्हाट फंक्शन ओवरराइडिंग, सेम नेम सेम सिग्नेचर बट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन, डिफरेंट बिहेवियर, क्लियर। तो ये ओवरराइडेड बिहेवियर हो गया हमारा। हाँ, ये कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, ये इतनी बड़ी बात नहीं, सिंपल बात है ये। महत्वपूर्ण अपने लिए ये कि आप T2 का ऑब्जेक्ट बनाओ, एंड इफ यू डायरेक्टली कॉल T2 डॉट डिस्प्ले then this will never call to the base class function, it will always call to the overrided function, clear, समझ में आ रही बात। and if you want to call the base class function then you can use the object of derived class with the test1 colon colon display, scope resolution operator will resolve the scope and now that will be called through the T2। तो ये आपको तरीका मिलेगा जिससे कि थोड़ा सा आपको क्लैरिटी होगी। विथ वन ऑब्जेक्ट वी कैन कॉल द सिमिलर फंक्शन इन फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस, क्लियर दोस्तों। इसी को मैं प्रैक्टिकली अब चला लेता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बार बार रिकॉल कर रहा हूँ, आपको भी क्लैरिटी होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। हाँ, एट्रीब्यूट बहुत सिंपल लिए मैंने, एक्स वाई करके ले लिया। अभी ये कुछ भी हो सकते हैं, पर्सन के एट्रीब्यूट हो सकते हैं, स्टूडेंट में जाके कुछ फर्दर एट्रीब्यूट ले लो आप, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, ब्रांच, इनको ले लो आप। और नाउ यू कैन डिफाइन वन डिस्प्ले टू डिस्प्ले द पर्सनस बिहेवियर और द स्टूडेंट बिहेवियर, दोनों कर सकते हैं अपन। तो वो हमारी चॉइस है, आगे कहीं यूज़ करेंगे किसी एग्जाम्पल में उसको हम। तो अब हम इसी का पहले प्रैक्टिकल करते हैं, जिससे पहले हम क्लैरिटी डेवलप करें कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है। फिर हम दोस्तों बात करेंगे वर्चुअल फंक्शन का मॉडल क्या होता है, किस कॉन्सेप्ट से हम काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस किया फंक्शन ओवरराइडिंग का फंडामेंटल क्या है। नॉर्मली जब हम पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ मूव करते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए, पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट करने की पहली स्टेप होती है कि आप फंक्शन को प्रॉपरली ओवरराइड करो। तो ओवरलोडिंग आपने समझा, हमने कई बार एग्जांपल्स में डिस्कस किया है। फंक्शन ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मतलब एक ही क्लास बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस, एक ही नाम के एक से ज़्यादा फंक्शंस होते हैं विथ डिफरेंट सिग्नेचर्स, उनके पैरामीटर्स में डिफरेंस होता है। लेकिन ओवरराइडिंग के लिए मिनिमम इनहेरिटेंस का होना ज़रूरी है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था, और यही कोड अभी हम लिख चुके हैं बोर्ड पे। आपने देखा था पहले, जो हम सारा लिख के समझ चुके हैं कि हमने एक क्लास डिक्लेयर करी यहाँ पर test1, सिंगल वेरिएबल है एक्स, कंस्ट्रक्टर में ले लिया हमने test1 को, और इसकी डिस्प्ले कॉल कर ली। अब ये जो बेस क्लास की डिस्प्ले मेथड है, इसी को मुझे डिराइव्ड क्लास में ओवरराइड करना है।
तो ओवरराइडिंग की डेफिनेशन अभी हमने क्या डिस्कस की थी कि बेस क्लास के फंक्शन को डिराइव्ड क्लास की बॉडी में रीडिफाइन करना, उसको नई डेफिनेशन देना। तो डिस्प्ले ऊपर जो था सेम सिग्नेचर है, नो चेंज, रिटर्न टाइप तो सिग्नेचर का पार्ट नहीं होता है, फिर भी फंक्शन का नाम और पैरामीटर कुछ सब कुछ सिमिलर है। बट इसका कोड, इसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि डिराइव्ड क्लास test2 ने test1 को इनहेरिट किया, और y एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो डिराइव्ड क्लास का एट्रीब्यूट है, और इनहेरिटेंस के थ्रू यहाँ x अवेलेबल होगा। मतलब test2 अपनी बॉडी में x और y दोनों का यूज़ कर पाएगी। जो बेसिक इनहेरिटेंस का मॉडल है वही सब कुछ लिखा है। सिर्फ ओवरराइडिंग की बात यहाँ पर पहली बार हम लोग कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर की सीक्वेंस आपको पता है कि डिराइव्ड के ऑब्जेक्ट से 2 पैरामीटर पास करूंगा, उसमें से पहला पैरामीटर, एक पैरामीटर मुझे कहाँ पास करना पड़ेगा? बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में। तो test1 पहले फिनिश होगा एंड देन इट विल जंप टू द बॉडी ऑफ test2 कंस्ट्रक्टर। ये कंप्लीट होगा, डिस्प्ले मेथड को हमने ओवरराइड करा, क्योंकि ऊपर वाले डिस्प्ले में तो एक ही पैरामीटर था, यहाँ देखो आप सिर्फ x को प्रिंट किया, और यहाँ वाली जो डिस्प्ले सेकेंड वाली, इसमें हमने x और y, चूंकि डिराइव्ड क्लास में 2 पैरामीटर हैं, दोनों को प्रिंट कर दिया। अब मेन में हम लोग क्या चाह रहे हैं? यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या, हम अगर test2 का ऑब्जेक्ट बनाएं, सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया t2 test2 का, और इसको पैरामीटर भेज दिया हमने 6,15, ठीक है, 2 पैरामीटर दे दिए हमने। अब अगर मैं t2 डॉट डिस्प्ले कॉल कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ अपनी डिराइव्ड वर्जन को ही कॉल करता है। मतलब जब भी ऐसा कोई केस आएगा आपके सामने, तो एक बेसिक रूल आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर, कि जब भी हम इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करते हैं, फंक्शन को ओवरराइड करते हैं, तो ओवरराइडिंग में हमेशा डिराइव्ड क्लास का फंक्शन ही बाइंड होता है, अटैच होता है। तो जितनी बार मैं डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले कॉल करूँगा, एवरी टाइम इट विल कॉल द डिराइव्ड क्लास या ओवरराइडेड डिस्प्ले फंक्शन। तो ये जो डिस्प्ले मेथड है, जिसको ओवरराइड किया हुआ है, जिसको रीडिफाइन करा हुआ है, जिसको हमने अपडेट कर दिया, नया इम्प्लीमेंटेशन दे दिया, ये वाला फंक्शन हमेशा कॉल होगा। तो इसको अगर रन करेंगे अभी हम, तो आपको दिखेगा बेसिक जो इसका वर्किंग है। x और y दोनों प्रिंट होना चाहिए अभी यहाँ पर। सो इट विल प्रिंट x6 और y15। ये क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर अगर मुझे बेस क्लास के साथ इंटरेक्ट करना हो तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। test1 t1 कोई डेटा दे दिया हमने 44, ठीक है, और t1 डॉट डिस्प्ले, इसने अपनी डिस्प्ले कॉल कर ली। तो यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं। क्यों? क्योंकि अपनी अपनी क्लास, अपने अपने ऑब्जेक्ट। तो सेकेंड वाले केस में सिर्फ x इक्वल टू 44 प्रिंट हो गया। ये आपको दिखा कि डेटा, हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना डेटा है, अपने अपने फंक्शन कॉल हुए। यहाँ पर एक बड़ी बात क्या है, जब मैं पॉलीमॉर्फिज्म के रास्ते की तरफ बढ़ता हूँ, तो एक ही ऑब्जेक्ट से, एक ही वेरिएबल से मुझे दोनों फंक्शन कॉल करने की आदत डालना पड़ेगी। जबकि यहाँ पर क्या हुआ, ये जो सेकेंड वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये तो फिक्स हो गया कि आप जब इंडिपेंडेंटली बेस क्लास से इंटरेक्ट करोगे तो कोई उलझन नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, अपनी मेथड कॉल हो जाएगी। यहाँ बड़ी बात नहीं है। बात कब है? जब मैं चाहूँ कि t2 ऑब्जेक्ट से मैं बेस क्लास वाला फंक्शन कॉल करूँ। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या हो गया? एक तरीका हमारे पास है, test1 कॉलन कॉलन डिस्प्ले। तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर में पावर है कि हम बेस क्लास के किसी फंक्शन को, अगर ओवरराइडेड मेथड है और ओवर रिटर्न हो रही है डेफिनेशन, तो बेस को कैसे निकालना है वहाँ से। ओवरराइडेड से फंक्शन को ओवरराइड कर दिया, पुरानी डेफिनेशन हाइड हो गई, लेकिन उसको मुझे एक्सेस करना है। वी कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर सिंटेक्स कि मैं test1 कॉलन कॉलन डिस्प्ले के साथ इसको कॉल कर सकता हूँ। अब जब इसको रन करेंगे तो ये बेस क्लास की डिस्प्ले कॉल करेगी, लेकिन आप देखो डेटा क्या होगा। ये t2 ऑब्जेक्ट के डेटा के साथ काम हो रहा है। देखो, समझो यहाँ पर x6 y15,
अब मैंने कॉल कर लिया T2 डॉट और टेस्ट कॉलन कॉलन डिस्प्ले, टेस्ट 1 कॉलन कॉलन डिस्प्ले। तो उसने जो डेटा था, जो ऑब्जेक्ट था, वो T2 का बाइंड करा, लेकिन फंक्शन जो बाइंड करा वो किसका करा? टेस्ट 1 का। मतलब ऑब्जेक्ट टेस्ट 2 का, डेटा टेस्ट 2 के लिए प्लान किया, लेकिन फंक्शन की बाइंडिंग किसकी हो रही है यहाँ पर? टेस्ट 1 की। तो हम चाहते हैं कि डेटा भी साथ में बाइंड हो। हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का जो ऑब्जेक्टिव आएगा फ्यूचर में, वो ये इंडिकेट करेगा कि जैसे मैं फंक्शन को चाह रहा हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म में डायनामिकली सिलेक्ट करूँ, तो डेटा और फंक्शन दोनों डायनामिकली सिलेक्ट हों। जिस ऑब्जेक्ट की बात करूँगा मैं उसी का डेटा, उसी का फंक्शन। ये मॉडल मुझे अचीव करना है, ये कॉन्सेप्ट मुझे अचीव करना है। अभी इस कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ इश्यूज़ है। इशू क्या दिख रहा है आपको? कि अगर मैं ओवरराइडिंग की बात करता हूँ, तो ये मेरे सामने एक पिक्चर है कि मैं स्कोप रिजोल्यूशन के थ्रू ये काम कर सकता हूँ, लेकिन डेटा मेरा टेस्ट 2 का यूज़ हो रहा है और फंक्शन टेस्ट 1 का यूज़ हो रहा है। तो इसको हम लोग आगे नेक्स्ट जो लेक्चर में बात करेंगे, हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वर्चुअल फंक्शन का। तो फंक्शन ओवरराइडिंग के बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होती है बेस क्लास पॉइंटर, फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन। ये सारे कॉन्सेप्ट जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर पॉलीमॉर्फिज्म का एक रास्ता बनेगा। तो दोस्तों यहाँ तक आके आपको इतना क्लियर हो गया कि जब जब मैं ओवरराइडिंग करूँगा तो डिराइव्ड क्लास का ओवरराइडेड फंक्शन ही कॉल होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। और अगर मैं एक ही ऑब्जेक्ट से दोनों की डिस्प्ले कॉल करने की कोशिश करूँगा तो फंक्शन तो सिलेक्ट होगा, लेकिन डेटा मेरे साथ जो है वो इंडिविजुअल क्लास का बाइंड होगा। क्लियर? डेटा इंडिविजुअल क्लास का, लेकिन फंक्शन मैच नहीं होगा ऑब्जेक्ट के साथ में। जैसे T2 डॉट डिस्प्ले, तो फंक्शन टेस्ट 1 का और डेटा टेस्ट 2 का। ये चेंज थोड़ा सा हमको क्लियर करना है, इस एम्बिगिटी को रिजॉल्व करना है आगे जाके हमको। तो नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम इस बारे में बात करेंगे। अभी मुझे उम्मीद है कि आपने सिर्फ फंक्शन ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को समझा होगा। यहाँ पर ओवरलोडिंग जो होती है दैट इज़ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और जब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म में इम्प्लीमेंट करूँगा तो फिर कहीं ना कहीं मुझे फंक्शन ओवरराइडिंग का रास्ता एडॉप्ट करना पड़ेगा। फंक्शन ओवरराइडिंग आपको फर्स्ट इम्प्लीमेंट करना पड़ेगी। तो इस लेक्चर से हमें फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। सेम नेम सेम सिग्नेचर बट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन। एक नया इम्प्लीमेंटेशन आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। दिस इज़ द यूज़ ऑफ पावर ऑफ फंक्शन ओवरराइडिंग। तो दोस्तों लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं हमको कि UPS की प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को लेकर आपको कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्योंकि हम ये क्लेम करते हैं कि जितने भी अगर आप प्रॉपर सारे लेक्चर एडॉप्ट कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो इतना डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, इतना क्लैरिटी के साथ कॉन्सेप्ट किसी भी चैनल पर आपको इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं मिलेंगे। तो ओसोप कोडिंग के साथ अगर आप जुड़े हो तो ये आपको एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज देगा, एडवांटेज देगा, एक प्रॉपर प्योरिटी के साथ कोडिंग कॉन्सेप्ट सीखने का। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।